नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं स्पेसिस वॉरियर्स में। और आज हम दो सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले टीआरई में पूछे गए, टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के प्रश्न किए। उसके बाद से हमने किया आपको उसके बाद हमने किया दूसरा सेक्शन इतिहास का कर लिया है, हिस्ट्री का कर लिया है, और इससे पहले एक और हमने ईवीएस का भी सेक्शन कर लिया है। तो 3 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस क्रम में ये चौथा सेक्शन है, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको टीआरई में पूछे गए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको 50 to 70% प्रश्न जो होंगे वहीं घुमा फिरा के आएंगे। अगर इतना कर लीजिएगा और थोड़ा सा अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रुक सकता है। तो सबसे अच्छा तैयारी का तरीका है, जो भी 80-85 बच्चे लाएँ, पीवाईक्यू पैटर्न को देख के उन्होंने पढ़ाई किया है और पीवाईक्यू को एकदम चाट गया। तो आपको भी क्या करना है, इस वीडियो को 1-2 बार देखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सब लोग जुड़ जाइए एक बार। ठीक है, तो हम लोग आज इस सेशन को एकदम शानदार और शानदार बनाएंगे और सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जुलाई समाप्त होने वाला है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम भले कभी भी हो, लेकिन हमको क्या करना है, सिलेबस को एक बार अच्छे से कर लेना है। और सिलेबस को अच्छे से करिएगा तो नोटिफिकेशन शायद आपको आएगा अगस्त सितंबर में। तब तक अच्छा से सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आपको कोई भी तरह की प्रेशर फील नहीं होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस टीआरई 4.0 के लिए आएगा। कुछ स्ट्रैटेजी पे वीडियो आने वाली कि कैसे पढ़ाई क्या क्या करें, तो सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन से किया जाता है। ऑलरेडी इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो भूकंप हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप का मेजरमेंट करते हैं। दाब मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं फाइल के माध्यम से। कुछ स्क्रीन पे साथियों दिख रहा होगा आपको, कुछ उपकरण और इसके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। लगातार प्रश्न आते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं हम? ऊंचाई का मापक है, मुख्यतः विमानों की ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। एमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा ही, लेकिन छोटी विद्युत धारा, छोटी जो विद्युत धारा की मात्रा रही है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से आपको वायु की वेग मापते हैं। वही ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, लेकिन ओडोमीटर से वाहन की द्वारा तय चली गई दूरी मापते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मेजर किया जाता है। कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं? हृदय की गति को रिकॉर्ड किया जाता है। फायदोमीटर से सागर की गहराई का मेजरमेंट किया जाता है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर यहाँ मैंने छोड़ा है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं? हम लोग वोल्टेज मापते हैं। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर से भी हम क्या मापते हैं? वोल्टेज या ईएमएफ को मापते हैं। इसको नोट करिएगा, आगे होगा है इसमें। इस फाइल में देख पा रहे होंगे आप कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। तो ग्रो होगा तो सापेक्ष आर्द्रता, और हाइड्रो होगा तो आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, दोनों में अंतर कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता या फिर घनत्व मापते हैं। मैनोमीटर से द्रवों या गैसों का मापन किया जाता है, दाब का। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मेजर करते हैं। स्टेथोस्कोप जो होता है इसको आला कहते हैं, हृदय की गति सुनते हैं इससे। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट करते हैं। पायरोमीटर से आपको उच्च तापमान को मेज़र करते हैं। जैसे हायर टेम्परेचर जो होता है, 800 से ऊपर का टेम्परेचर हम लोग पायरोमीटर से करते हैं मेजरमेंट। और ये विकिरण रेडिएशन के माध्यम से इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। और ये सोनार जो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है। रडार से हम लोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। स्केल कौन यूज़ करते हैं? इसके लिए रिक्टर स्केल यूज़ किया जाता है। आगे कहा जाए तो पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगाते हैं। पायरोहीलियोमीटर से सोलर रेडिएशन ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। अगर पूछे कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वहीं कहा जाए रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रडार का रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। सोनार का काम क्या है कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके समुद्र में कोई वस्तु डूबी हो या फिर कोई पर्वत पहाड़ नीचे पड़ा हो तो उसको पता लगाते हैं। मालवा वगैरह को सोनार
के माध्यम से पराश्रव्य तरंग टकरा के आती है, उससे आता है। और रेडियो वेव्स में क्या करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं रडार में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। इस हिसाब से साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा आपका, भूकंप की तीव्रता इसमें मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है। तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होती है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन कितना, 78%। इसके अलावा दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन कितना, 21%। वही तीसरे स्थान पर बात करें आपको आर्गन कितना पाया जाता है, 0.93%। वही चौथे स्थान पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कितना, 0.03%। यानी सबसे अधिक वायुमंडल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। तो वायुमंडल का समताप मंडल में क्या उड़ाया जाता है, हवाई जहाज उड़ाया जाता है। इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर ईवीएस के सेक्शन में हम इसको एक्सप्लेन अच्छा से कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए साथियों एक्सप्लेन ही कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। देखिए वायुमंडल की कितनी परतें, 0 से लेकर आपके 18 किलोमीटर तक आपका क्या पाया जाता है, क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। 18 से लेकर 50 तक आपको समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। 50 से लेकर 80 तक आपका मेसोस्फीयर मध्यमंडल पाया जाता है। 80 से लेकर 640 तक आयन मंडल आयनोस्फीयर पाया जाता है। और 640 से 1000 तक एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल पाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये क्षोभमंडल जो होता है 0 से 18 किलोमीटर, इसमें मौसम संबंधित गतिविधियां होती है। मतलब बादल लगना, वर्षा होना, सब किस में होगा, क्षोभमंडल में। तो पूछेगा मौसम संबंधित गतिविधियां किसमें, क्षोभमंडल में होती है। इसमें याद रखिएगा क्षोभमंडल में टेम्परेचर कम होता है। 165 मीटर ऊपर जाइएगा ना तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। वहीं 1000 मीटर या कह सकते हैं 1 किलोमीटर, बात दोनों एक ही हुआ, तब टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम हो जाता है। अगला है आपका 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी में समताप मंडल में ही 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, आपका ओजोन परत। तो पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक, तो इसका रेंज अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, लेकिन स्टैंडर्ड याद रखिए 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत किस मंडल में, तो याद रखिएगा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ से कहाँ, 20 से लगभग 35 किलोमीटर तक। ये मंडल जो होता है वायुयान उड़ाने के लिए, जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधित गतिविधियां नहीं होती है, तो परेशानी नहीं होती है। आगे आइएगा तो यहाँ 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक सबसे मध्यमंडल मेसोस्फीयर और सबसे कम टेम्परेचर इसी में पाया जाता है। इसके बाद 80 से लेकर 640 तक आपको पाया जाता है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। इसमें रेडियो तरंगे या फिर दूर संचार की जो वेव्स आती हैं, यही सब होकर टकरा के परिवर्तित होती हैं। आगे पूछेगा कि किस मंडल में उपग्रह स्थापित किया जाता है, तो बाह्य मंडल में। देखिए इसमें रेडियो वेव्स उपग्रह के आकर टकराती है, लेकिन आपको स्थापित होता है किसमें, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में। इसके साथ ध्यान रखिएगा जो भूस्थितिक उपग्रह होता है, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, उसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन अच्छा से किया हूँ एक वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब देखा जाए तो वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज, आपको समताप मंडल में हवाई जहाज। क्षोभमंडल में क्या, बादल वर्षा यानी कहे तो मौसम संबंधित गतिविधियां किसमें होती है, क्षोभमंडल में होती है। मध्यमंडल में सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा गैप हो गया था साथियों, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं पॉज किया था, पॉज करके मुझे आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम को बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। थोड़ा सा मैं भूल गया था, पॉज किया हूँ, मेरे को लगा था, लेकिन पॉज हुआ नहीं था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी जल प्रदूषण से होती है, पीलिया जो होती है जल के प्रदूषण से होती है। पूछेगा कि कौन सी बीमारी जल जनित है, तो कुछ बीमारियों का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा वो जल जनित बीमारियां हैं। वैसी बीमारियां जो जल के प्रदूषण से या फिर जल से फैलती है उसको जल जनित रोग कहते हैं। जल जनित रोग कौन कौन से, याद रखिएगा हैजा, उसके बाद से टाइफाइड, इसके अलावा पीलिया,
हैजा टाइफाइड पी लिया, और पी लिया के बाद से कमला। अब कमला क्या है भाई, जॉन्डिस को कमला कहते हैं, जॉन्डिस। ये सब किससे होने वाले बीमारी हैं, जल जनित रोग है, यानी कि जल के प्रदूषण से ये सब बीमारियां होती है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि बीओडी के बारे में पूछ रहा है कि बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग उच्च मात्रा इंगित करती है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है कि, अच्छा बताइए, ऑक्सीजन की डिमांड तभी होगा ना जब ऑक्सीजन कमी होगा। तो जिस पानी में बीओडी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है, पानी क्या होगा, अधिक प्रदूषित होगा। क्या होगा, अधिक प्रदूषित होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा है, यानी कि प्रदूषण ज़्यादा है तभी तो ऑक्सीजन की मांग है। और जिसका बीओडी कम होगा यानी कि वो शुद्ध पानी होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है कि बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है किसको इंगित करती है। तो सीधे आपको ध्यान रखना है किसको इंगित करता है भाई, सिंपल सी बात है, ये इंगित करता है आपको पानी को प्रदूषित करना, यानी पानी अधिक प्रदूषित है, यानी कि बीओडी की मात्रा ज़्यादा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है। अगर नॉर्मल ऑप्शन रहता है तो ये तो वायरस से होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस, और ये यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, संदूषित भोजन से भी उत्पन्न होता है, और जल संदूषित भोजन यानी कि प्रदूषित भोजन से भी उत्पन्न होता है, और किसी के कांटेक्ट में, मतलब इनडायरेक्टली आने से, कहने का सुई लगा दिया या फिर कुछ हुआ तो उससे भी, यानी कि इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर लेना चाहिए था, लिया भी शायद था, मुझे लग रहा है कि आयोग ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारियां कौन सी है, जिससे क्या होता है, आपको लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस को आप ध्यान रख सकते हैं, हेपेटाइटिस से आपको क्या होता है, यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। वही आपसे पूछा जाए कि आपको तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम किस किस रोग से प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, एक ही बात याद रखिएगा, इसका सिंपल सा ट्रिक लिख देता हूं मैं कि टीपोरेको यानी कि मतलब हो गया टी फॉर टिटनस, पो फॉर पोलियो, रे फॉर रेबीज, को फॉर कोड। कोड से क्या, ये तीनों चारों बीमारियों में क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। पूछता है कि आपको टिटनेस में क्या, कौन सा अंग प्रभावित होगा, पोलियो में कौन सा होगा, रेबीज में कौन सा, कोड में कौन सा होगा। तो चारों में याद रखिएगा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और एक ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें आंत प्रभावित होता है, जिसका आप ट्रिक याद रखिएगा, पेटा है, बेटा है नहीं, पेटा है। पेटा है का मतलब क्या होगा, हैजा है का मतलब क्या, पे मतलब कि पेचिस, और टा मतलब टाइफाइड, और है मतलब कि हैजा। ये तीनों बीमारियों से क्या होता है, आपका प्रभावित आंत होता है। तो इसको याद रखिएगा। यकृत को प्रभावित करने वाली बीमारियां कौन सी है, थोड़ा सा इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यकृत से क्या क्या, लीवर जो होता है इससे क्या प्रभावित होता है, तो इसको याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस पीलिया, अभी हमने कहा हेपेटाइटिस पीलिया से क्या, यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यानी कि ऑप्शन इसका उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की जो मृत्यु होती है किस कारण से। तो गलफड़ों के बंद होने से ऐसा कुछ नहीं, रोग जनकों के द्वारा बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑक्सीजन जब नहीं होगा यानी कि जल प्रदूषित होगा तो मछलियां क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, मतलब कि कौन सा पॉल्यूशन से होता है, ये कह रहा है। तो नियोसिस है एक, उसके बाद से कुष्ठ रोग है, फ्लोरोसिस है। तो फ्लोरोसिस जो है ये प्रदूषण जनित रोग है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करें। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। अभी हमने बताया कि एमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, किस किस यंत्र से हम क्या क्या मापते हैं, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो याद रखिएगा कि एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से छोटी विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है। यानी कहने का मतलब जो तारे टिमटिमाते हैं ना आपके, तो तारों के टिमटिमाने के एक्चुअली कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो मैं कुछ कुछ तरीका बताऊंगा, बस उसको थोड़ा सा अब नोट करिएगा, आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसके द्वारा, आज के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों कि अपवर्तन की जो घटनाएं होती है ना, किसकी, अपवर्तन की। तो अपवर्तन की जो घटनाएं होती है, तो अपवर्तन की घटना में एक्चुअली होता क्या है कि अपवर्तन झूठी घटनाएं होती है। कैसी घटनाएं, अपवर्तन जो होती है झूठी घटनाएं होती है। तो जब भी झूठी घटना हो तो झूठी घटना के लिए क्या याद रखिएगा, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अपवर्तन जैसे कि पानी में पड़ा हुआ छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, मछली का ऊपर दिखाई देना, इसके अलावा तारों का टिमटिमाना। ऐसे होता नहीं, तारे टिमटिमाते नहीं, मछली ऊपर थोड़े आ जाती है, नहीं,
या फिर आपको पानी के तली का ऊपर दिखाई देना, सिक्का का ऊपर उठाना, ये सारी घटनाएं नहीं है, झूठी घटनाएं हैं। तो जब झूठी घटनाएं हैं तो याद रखिए अपवर्तन होगा, या फिर कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देना। लेकिन लाल वाला नहीं, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले तक दिखाई देना। सारी झूठी घटनाएं आपको क्या होती है, अपवर्तन होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन होती है। अगर कहा जाए कि वही आपसे पूछा जाए कि प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, तो जिसमें कलर की बात आ जाए, कलर की, तो समझिए रंग की बात आ जाए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णन होगा। उदाहरण के लिए सूर्योदय सूर्यास्त से समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सारी घटनाएं क्या है, ये कलर वाली घटनाएं हैं, तो इसीलिए प्रकीर्णन होती हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक तरीका है मेरे को याद कराने का। अगला जो है आपका क्या होता है, अगला है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो जिसमें चमकेगा कोई चीज़ ना, चमकेगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या कटा हुआ हीरा का चमकना, परखनली का, टूटे हुए परखनली का चमकना, और रेगिस्तानों में मृग मच्छिका का चमकना, या फिर ये सारी घटनाएं क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर भी ये चमकने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक अलग एक्सेप्शन है। ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे काम करता है, आपको किस घटना पे, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करता है। अब चलिए आते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है प्रश्न कि सितारे चमकते हैं, यानी कि तारों का टिमटिमाना, सिंपल सी बात है। तो ये चूंकि तारे टिमटिमाते नहीं है, प्रतीत होते हैं टिमटिमाना, ये झूठी घटना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास के कंपेयर में। तो स्टील के गिलास नहीं, देख तो हाथ जलने लगता है, लेकिन वही नॉर्मल पर्सलीन का मग टाइप का होता है जो कि प्लास्टिक की तरह दिखता है, तो उसमें चाय पीना थोड़ा सा आसान होता है। इसका एक्चुअली रीज़न क्या होता है, तो इसका एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि पर्सलीन ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जो कुचालक होगा क्या होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको हिट नहीं जा पाएगा, तो हाथ जलेगा नहीं। लेकिन स्टील जो होता है सुचालक होता है, तो हाथ जलने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। देखिए, अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसा होता है, जब वस्तु फोकस और पोल यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तो उस समय प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा और आभासी बनता है। जब सीधा बनेगा आभासी भी बनेगा, सीधा आभासी बनता है। बाकी सारी कंडीशंस में क्या होते हैं, अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। जैसे कि अनंत पे रखिएगा तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा और वस्तु का बिंदु मात्र का बनेगा, और उल्टा और वास्तविक होगा। अगर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखिएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस और किसके बीच में, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, और कहाँ पर छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तीसरा कंडीशंस पे आते हैं, वक्रता केंद्र सी पर रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अगर फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो क्या बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, सी और इन्फिनाइट के बीच बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन एक ही कंडीशन होता है जब सीधा और आभासी बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, याद रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तो लेकिन इसीलिए एक्सेप्शन माना जाता है इसको। तो कहा जाता है कि इसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वास्तविक ही कहा जाता है, एक कंडीशन को छोड़ के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का आपको एप्लीकेशन पूछता है कि कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अवतल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे वस्तुओं को छोटा से बड़ा करना होता है। जैसे कि आप कहें दाढ़ी बनाने में, अच्छा दाढ़ी बनाइएगा तो छोटा दाढ़ी होगा तो उसको बड़ा करिएगा तभी ना आपको दिखेगा दाढ़ी बनाने में। इसके बाद आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी प्रयोग करते हैं छोटा को बड़ा देखने के लिए। गाड़ी के हेडलाइट के में यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का कहाँ प्रयोग करते हैं, प्रतिबिंब को छोटा करने के लिए। जैसे कि साइड मिरर में, गाड़ी का साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपसे इसके अलावा पूछा जाए तो इसका और एक जगह प्रयोग किया जाता है सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें वास्तविक और सीधा आभासी और सीधा मैक्सिमम टाइम प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि निम्न में लिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणु है। अब एम्फोटेरिक अणु क्या होते हैं, वैसे अणु जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। एसिड प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको एम्फोटेरिक कहते हैं।
और इसमें जल भी आता है, एसिटिक एसिड आता है, मैलिक एसिड भी आता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा, तो लुईस की अवधारणा जो है इसमें प्रोटोनिक एसिड और क्षार दोनों की व्याख्या करते हैं, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें एक एसिड, उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या है, तो कह रहे हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक एसिड जो है एक बेस से रिएक्शन करके क्या बना जाता है, साल्ट और वाटर बना देता है, साल्ट और वाटर उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें मानिए कि एसिड कोई HCl है और बेस NaOH है, क्या बना दिया, NaCl बना दिया नमक, और प्लस HCl बना दिया, H2O बना दिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। इसको हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस पे विवाद मत करिएगा, कई लोगों को लगेगा कि RNA से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है RNA से, लेकिन DNA का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है, जीन जो होता है अनुवांशिक इकाई होती है, और ये जीन से ही DNA का एक भाग जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है और उसे जीन कहा जाता है। प्रत्येक गुण में जीन कितने होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, अगर पेयर में कहा जाए तो 23 जोड़ा होता है। तो सूचना कौन देता है, जीन देता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। वही आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए कि DNA RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNA का फुल फॉर्म होता है DNA डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि कोई बीमारी यदि नॉन ह्यूमन प्राणी से, मतलब कि अगर मानव नहीं है, किसी मनुष्य में पहुंचता है, मतलब बिना मनुष्य का मनुष्य से पहुंचता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं। जैसे कि नहीं होता है कोई फैला देती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, संक्रामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रामक बीमारियाँ। ठीक है, संक्रामक बीमारी जिसे आमतौर पर हम लोग संक्रामक बीमारी को भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच फैलता है। इस प्रकार की बीमारी का कारण क्या होता है, संक्रामक भोजन हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, संपर्क में आना। ठीक है, अच्छा नॉन ह्यूमन है ना, नॉन ह्यूमन नहीं, ह्यूमन से ह्यूमन में फैलेगा तो उसको संक्रामक कहते हैं। लेकिन अगर वैसी बीमारी जो नॉन ह्यूमन पर्सन से फैलती है उसको जिनोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, उसको जिनोसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सारा एकदम कंफर्म आंसर है, तो इसमें संदेह नहीं करिएगा आप। तो देखिए कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो पत्तों पर पाया जाता है, जैसे कि पत्ते गिरने लगते हैं। इसके अलावा पत्तों में कोशिकाएं जो होती हैं उसकी क्लोरोफिल अवघटित जो करती हैं उसको बंद कर देती हैं। इसके अलावा पौधों में प्रदूषण की स्थिति में पत्तियां मर जाती हैं। लेकिन इसके अलावा पौधे बौने भी रह जाते हैं, यानी कि वृद्धि रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं तना वगैरह का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ही इसका आंसर लेना क्या होगा, मेरे ख्याल से सही रहेगा। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसको विद्युत धारा कहते हैं, इसको एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है उसके विपरीत क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, अब इसको मापते किससे, एमीटर से मापते हैं, किसको, विद्युत धारा को। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहे कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक kg/m³ होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि किसका मात्रक क्या होता है। इसके अलावा कहिएगा तो कुछ मात्रक मैं आपको बोल दूंगा ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा पूछा जाएगा तो आपको परेशानी। तो कुछ मात्रक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पूछा जाता है आपको कि समय का तो जानते हैं सब कोई, लेकिन कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख सकते हैं, कार्य ऊर्जा का जूल हो जाता है। विद्युत धारा का हमने बताया कि एम्पियर हो जाता है, विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। उसके अलावा कहा जाए आपसे कि बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक। उसके बाद से डाइन होता है उसका सीजीएस मात्रक। इसके अलावा आपसे पूछा जाए चाल का मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, वेग का भी वही हो जाता है, आवृत्ति का हर्ज होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है आपका kg/m/s। और आवेग का पूछा जाए तो आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। दाब का पास्कल होता है। इसके अलावा शक्ति का वाट होता है।
इसके अलावा आपसे पूछा जाए और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, वहीं प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए और विद्युत धारिता का फैराडे होता है। इसके अलावा विद्युत प्रेरक का हेनरी होता है। ठीक है, विद्युत प्रेरकत्व पूछा जाए तो क्या होता है, ओम सेकेंड हो जाता है। वही आपसे पूछा जाए तरंग दायरे का क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। और ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूमेन होता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये सारे कंसेप्ट आपके। चलिए अगले पे चलते हैं कि कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो मात्रा घटती जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखना है कपूर उड़ने लगता है। ठीक है, तो कपूर के उड़ने की जो प्रक्रिया होती है, क्या अवक्षेपण होगा, संघनीकरण होगा, या फिर आपका उत्पादन होगा, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहा जाता है कि कपूर जो होता है सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, गैसों का आपको सीधे द्रव में बदलना संघनीकरण कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है आपका, क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। तो पारा लेड हो जाएगा। वही गैलियम भी जो होती है कमरे के हाथों पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, गैलियम भी आपको क्या होने लगता है, आपको पिघलने लगता है। वही ब्रोमीन की खास बात क्या है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है, आपको ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। थोड़ा सा इनको अंतर स्पष्ट करके रखिएगा। ध्वनि का मेजरमेंट किससे किया जाता है भाई, डेसिबल से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका डेसिबल। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा तथा तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्घ्य, मतलब कि तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ छोटा होगा। इस कंसेप्ट से इतने सवाल पूछे जाते हैं ना, चाहे ये लाइट वाला चैप्टर हो गया या फिर साउंड वाला। तो इसमें आपको एक चार्ट में बताऊंगा, चार्ट को समझाऊंगा, चार्ट को आसानी से देखिएगा, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए हम लोग चार्ट को देखते हैं। साथियों, इस चार्ट को देख पा रहे होंगे आप लोग। इस चार्ट में जो आपको तरंगे दे रखी हैं, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, वैसी तरंगे जो प्रकाश की चाल से, यानी कि 3 × 10⁸ जो प्रकाश की चाल होती है, 3 × 8 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। कुछ तरंगे ऐसी होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, जैसे कि उसका नाम नोट कर लीजिएगा, जैसे कि ध्वनि तरंगे हो गई। ध्वनि तरंगों के अलावा आपका कैथोड रे, कैनाल रे, ये सब क्या होती है, अल्फा बीटा किरणें, ध्वनि किरणें, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया, कैनोल, कैथोड, कैनाल, सारी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है वो। ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आपको इस पर क्वालिटी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इससे सवाल पूछे जाएंगे। एक बात याद रखना मेरे भाई, कि अगर आप ऊपर से नीचे आओगे ना, एक चीज़ मेरा देखिएगा, कह रहे कि अगर देखिए किसको किसको ध्यान रखें, गामा किरणें, गामा किरणों का खोजकर्ता याद रखना पड़ेगा, पाल बिलार्ड ने किया था। एक्स किरण का रंटजन ने किया था। परावैंगनिक का रिटर ने किया था। दृश्य का न्यूटन ने किया था। औरक्त यानी कि कह सकते हैं आपको इंफ्रारेड का किसने किया था, हर्शल ने किया था। लघु का हेनरी ने किया था। और दीर्घ तरंगों को मार्कोनी ने किया था। लघु रेडियो तरंगों को रेडियो तरंग भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एकदम निश्चित रूप से सवाल आता है। यहाँ से याद रखिएगा साथियों कि तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्घ्य देखना कि कम है, 10⁻⁻14 है, 10⁻10 है, 10⁻8 है, 10⁻7 घट रहा है ना। तो अगर देखिएगा वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते हैं इस लिस्ट में पूरा आपका नाम क्रम से याद होना चाहिए। गामा, एक्स, परावैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट हो गया, दृश्य विजिबल हो गया, औरक्त इंफ्रारेड हो गया, रेडियो यानी कि लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, सारे का क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे क्रम आपको याद होना चाहिए कि कैसे ऊपर से नीचे है। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10⁻⁻14 है, ये 10⁻−10 है, 10⁻−8 है। पावर माइनस वाला कम होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि यानी कि उसका वेवलेंथ क्या है,
ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, समझ गए, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे आइएगा तो इसकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये क्या हो रही है, घट रही है। ये प्लस वाला पावर है 20 हो गया, 18 हो गया, 16। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसी से पूछा जाएगा कि इसमें किसकी वेवलेंथ क्या होती है। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी जो होता है लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य जितना बढ़ेगा एनर्जी उतनी घटेगी। यही पे नहीं काम करेगा, जब कलर पढ़िएगा वहाँ पे भी काम करेगा ये। तो याद रखना कि साथियों के ऊपर से नीचे जब आती हो तो वेवलेंथ क्या होता है आपका, घटता है, बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है। देन ऊपर से सबसे कम है और सबसे ज़्यादा ऊपर है, ये कम हो रहा 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 है, नीचे और भी कम हो गया, एक पे आ गया। मतलब कम हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है यानी कि एनर्जी घट रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को ना, कि पावर माइनस वाला पावर घट रहा है यानी कि बढ़ रहा है। तो जब भी आपका वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। इसका मतलब यही हुआ 1/λ का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, लैम्डा घटेगा एनर्जी बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी, यानी कि नीचे वाले की एनर्जी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, पहले की। तो जब भी ऑप्शन आए तो एनर्जी के लिए, वेवलेंथ के लिए आए तो ऊपर वाला क्या होगा, वेवलेंथ सबसे कम, नीचे आके घट रहा है ना, बढ़ रहा है ना, उससे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, एक्स का, उससे ज़्यादा पराबैंगनी का, उसके ज़्यादा दृश्य का, फिर अवरक्त का। वेवलेंथ की बात हो गई। लेकिन एनर्जी की बात करें ना साथियों, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जिसका होगा इन्वर्सली है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जिसका, सबसे अधिक एनर्जी उसका। तो पूछा जाए कि निम्न में से एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका, तो गामा किरणें का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, गामा किरणें का। ठीक है, तो कम जिसका एनर्जी उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। तो अगर ऑप्शन गामा नहीं रहता है, अगर निम्न में से, तो याद रखिए ऊपर वाला जितना जितना लिस्ट में ऊपर रहेगा ना, कंपेयर करिएगा। मानिए ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ से, ये 4 दे दिया, पराबैंगनी, एक्स, दृश्य और रक्त। कहेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें ऊपर कौन है लिस्ट में, एक्स वाला है तो एक्स को टिक करिएगा। किसकी एनर्जी कम है, तो नीचे वाले की एनर्जी कम। इसमें वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, वेवलेंथ नीचे वाले का ज़्यादा होगा, नीचे आने से बढ़ता है घटता है। और प्रश्न पूछा क्या था, प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। और ऑप्शन था, मेरे पास क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन था पराबैंगनिक, दृश्यमान विकिरण और अवरक्त विकिरण। तो इसमें कह रहा है कि उच्च ऊर्जा, तो उच्च ऊर्जा पहला ऑप्शन था पराबैंगनिक। पराबैंगनिक कहाँ भाई, ये है पराबैंगनिक, 1 नंबर हो गया आपको। उसके बाद से क्या है, दृश्यमान, दृश्यमान उसके नीचे आ रहा है 2। उसके बाद से आ रहा है अवरक्त, अवरक्त कहाँ चला गया भाई, अवरक्त इसके नीचे आ गया 3। उसके बाद से अगला है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहे किसकी उच्च ऊर्जा है, तो भाई जो ऊपर रहेगा उसी की ऊर्जा ना, ऊपर ऊर्जा, ऊ। ठीक है, तो पराबैंगनिक का क्या होगा, पराबैंगनिक का ऊर्जा ज़्यादा होगा, और ऊर्जा ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इस जो ऑप्शन दिया है 3, इसमें सबसे ऊपर क्या है आपका, पराबैंगनिक ही है। अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं हम लोग। प्रश्न यही था कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि एनर्जी क्या हो, ज़्यादा और लैम्डा का कम हो। तो इसमें जाइएगा, लिस्ट देखिएगा, तो सबसे अधिक किसका होगा, अल्ट्रा वायलेट का, पराबैंगनिक का, क्योंकि पहले पराबैंगनिक होता है, पराबैंगनिक पहले होता है। उसके बाद से दृश्यमान होता है, डी लिख रहा हूँ दृश्यमान को। उसके बाद से अवरक्त होता है। तो इसमें ऊपर कौन है, मैं कह रहा हूँ ऊपर ऊर्जा, ऊपर वाले का ऊर्जा ज़्यादा होगा, तो इसमें ऊपर पराबैंगनिक है। अगर पराबैंगनिक नहीं रहता, ऑप्शन में गामा और एक्स रहता, तो गामा का सबसे अधिक होता। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इतना आसानी से कोई नहीं बता पाता इन चीज़ों को, इतना स्कैन करना, इतना PDF का जुगाड़ करना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि माता पिता से संतति लक्षणों पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स कहा जाता है। इसकी खोज मेंडल ने किया था, और मेंडल ने एक मटर के पौधे का प्रयोग किया था, पी का, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जीन का खोज जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने जीन की खोज किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यही स्टेटमेंट आपका सही है। एमीटर को समानांतर क्रम में नहीं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्टमीटर को समानांतर में, श्रेणी क्रम में नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ओम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी में भौतिक परिस्थितियाँ क्या होगी, इक्वल होगी। भौतिक होती की याद मत रखना, अगर ताप वगैरह क्या होगा, समान होगा। अगर कोई तार लेके जाते हो, उसका टेम्परेचर वगैरह समान है, तो अगर V बढ़ेगा तो उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा, उसका धारा भी बढ़ेगा, यानी कि I भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात यही होता है। इससे निकल के V बराबर IR आता है। और इसी पे एक इक्वेशन पूछ दिया था कि R बराबर क्या होता है, VI। तो ओम का नियम यही होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बन जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, C करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, चूँकि ये इन्वायरमेंट और चूँकि किसका चीज़ हो गया, आपको ज्योग्राफी का हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको देख लेते हैं। क्या होगा? वनारोपण। वन की कटाई करेगा नहीं, ओवरग्रेजिंग करेगा नहीं, यानी कि वन लगाइएगा तो क्या होगा? बाढ़ रुकेगा। इसके अलावा हम लोग शोपानी खेती करते हैं, पहाड़ी खेती करते हैं। बाढ़ को रोकने की बात कर रहे हैं ना, बाढ़ को रोकने की, तो क्या हो जाएगा? वनारोपण करेंगे तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, वो जंगल थोड़े काटेंगे, तो क्या होगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि टीन के तुलना में जिंक क्या होता है? अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो इसीलिए हम लोग खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन चढ़ाते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में क्या होता है? जिंक ज़्यादा प्रतिक्रिया होगा, तो प्रतिक्रिया रिएक्शन करने की संभावनाएं ज़्यादा होगी, इसीलिए हम लोग इसको चढ़ाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सी कार्य किया जाता है? अंडाशय जो होता है महिलाओं की क्या होती है? जननांग होती है, उसका एक पार्ट होता है। तो अंडाशय द्वारा क्या क्या होता है? कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कह रहा है कि डिंब का निर्माण, ये भी सही है। एस्ट्रोजन का स्त्राव, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक शादी जो है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन किसका है? टेस्टोस्टेरोन जो है आपका किसका? पुरुषों का क्या है? ये पुरुषों का हार्मोन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अम्लों की बात किया जाए जो कि आपको इसके एसिड बेस वाला, जिन्होंने चैप्टर मेरा नहीं देखा होगा, एसिड बेस वाला एक बार जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। साथियों कुछ बातें याद रखते हैं, जिसमें एसिड बेस वाला नहीं देखे होंगे, जाकर देख लीजिएगा। इमली में टार्टरिक होता है, सबको पता है, लेकिन कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंगूर में भी क्या होता है? अंगूर में भी टार्टरिक होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूधों में, और खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल पूछा जाता है, इसी को फार्मिक अम्ल कहते हैं। किसमें होता है? चींटियों का डंक और एक नेटाल होता है, नेटाल पौधा, उसमें पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक, या फिर इसी को कहते हैं मेथनोइक एसिड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा सिरका और अचार में कौन सी भाई एसिटिक एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिटिक एसिड पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? आपका सिट्रिक एसिड, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बिच्छू में भी मेथनोइक ही होगा। ठीक है। दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल, कौन सी? ब्यूटायरिक अम्ल। अगर कहा जाए सेव में आपका मैलिक अम्ल, सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसका आंसर टार्टरिक अम्ल था। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलीफार्म क्या है? क्लोरोफार्म नहीं है, क्लोरोफार्म CH3Cl होता है, और वो कोलीफार्म दूसरा है, क्लोरोफार्म दूसरा है। तो कोलीफार्म क्या है? तो कोलीफार्म एक तरह की आपको प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। तो क्या होगा? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत विभव को मापने के लिए एक उपकरण है जिसको कहते हैं हम लोग, आपको क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पोटेंशियोमीटर का और वोल्टमीटर का, दोनों का। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? छोटी विद्युत धारा, और एमीटर से बड़ी विद्युत धारा या विद्युत धारा कह सकते हैं हम लोग, उसका मेजर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी। देखिए इंस्ट्रूमेंट जो बताए थे स्टार्टिंग में ना, उससे कितने सवाल आपके बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सदिश होता है कि अदिश राशियाँ? तो चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी अदिश राशि, कौन सी सदिश राशि। आइए इस फैक्ट को देखते हैं। तो साथियों कुछ राशियों का नाम मैं लिखूंगा, इसमें अदिश और सदिश मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले सदिश राशि का नाम आप याद कर लीजिए कि सदिश कौन कौन सी राशियाँ होती है। इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। वेग, वह जिसमें आता है मैक्सिमम टाइम, विद्युत धारा को छोड़ के वह जिसमें आता है सब सदिश में चला जाता है। वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन के अलावा आपका हो गया बल, वह इसमें भी आता है। बल के अलावा त्वरण हो गया, त्वरण के अलावा संवेग हो गया। नोट करते रहिएगा, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। त्वरण हो गया, इसके अलावा आवेग हो गया, आवेग के बाद भार हो गया, भार इसमें आता है लेकिन द्रव्यमान उसमें चला जाता है। बल आघूर्ण हो गया। ये सब सदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश राशि है। इसके अलावा धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी, धारा घनत्व भी क्या है? आपकी सदिश राशि है। और देखना कि सारे सवाल आपके यही बन जाएंगे। क्या अगर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ अदिश राशियों को हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक दाब याद रखिएगा, दाब अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, स्केलर वेक्टर कहते हैं इनको। इसके अलावा आप क्या है? तो आयतन क्या है? आयतन भी अदिश राशि है। और विद्युत धारा एक मात्र वो वाला है जो अदिश राशि है। विद्युत धारा भी क्या है? एक तरह की
अदिश राशि है। तो अदिश राशियों को भी ध्यान रखिए कि यहाँ से सवाल आपके बनते हैं कि ताप हो गया, ताप भी क्या है, एक तरह का अदिश राशि है। दाब मैंने बोल ही दिया, विद्युत धारा बोल ही दिया, सब सारी क्या है आपकी अदिश राशि है। अगर बात करें चाल, चाल भी अदिश राशि है। कार्य की बात करें तो कार्य भी अदिश राशि है। अगर समय की बात करें तो समय भी अदिश राशि है। एनर्जी, ऊर्जा की बात करें वो भी अदिश राशि है। जिसके पास डायरेक्शन और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उसको सदिश कहते हैं, और जिसके पास केवल डायरेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, अदिश राशि। अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं और सदिश को हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इतने प्रश्न, इतना एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। तो एक व्यक्ति है वो पृथ्वी पर अधिकतम जो भार है किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो वो खड़े होने की स्थिति में अधिकतम भार ढकेल सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाले रंग का नाम क्या है। तो ये है क्या आपका रंग है, ये प्रिज्म है, और प्रिज्म से सबसे अधिक प्रकीर्णित प्रकाश का आपको पता होगा कि प्रकाश कौन सा, बैगनी होता है। याद रखना इसका फॉर्मूला होता है वीव ग्योर। वीव ग्योर का मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें इधर से इधर जाइएगा ना तो इसका क्या होगा, वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इधर से इधर मतलब समझ रहे हैं, इधर से इधर जाइएगा तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, उससे कम ऑरेंज का, फिर येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, इंडिगो का और किसका, वायलेट का। तो इसमें याद रखना कि केवल लाल का ना तरंग दैर्घ्य ही सबसे अधिक होता है, बाकी कुछ नहीं। स्कैटरिंग भी सबसे कम, प्रकीर्णन भी सबसे कम, इसके अलावा अपवर्तन भी सबसे कम, इसके अलावा सब चीज़ लाल का क्या होता है, कम होता है। एनर्जी भी कम होता है। एनर्जी के लिए भी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। यानी कि एनर्जी जो होता है क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का होगा, सबसे कम एनर्जी लाल का होगा। तो कभी ऑप्शन में दे देता है आपको ब्लू वाला देता है, ये 3-4 को दे देगा, कहेगा इसमें से सबसे कम एनर्जी किसका है। याद रखना जितना इधर आइएगा एनर्जी ज़्यादा होगा, इससे इधर इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, सबसे कम लाल। तो इसमें ब्लू सबसे अधिक सही आंसर होता है। इसी में से ब्लू दे देता है और इधर का दे देता है। जैसे ब्लू दे दिया ऑप्शन में, ऑरेंज दे दिया, येलो दे दिया और क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया। बोलेगा किसमें इसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें किसमें ज़्यादा होगा, ब्लू का, क्योंकि ब्लू इस साइड में है। जो इस साइड में होगा तरंग दैर्घ्य कम होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। इतना एक्सप्लेन साथियों कोई नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिट्टी के तेल के बर्तन में जब बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने से मिट्टी का तेल की सतह क्या होगी। इसका आयोग ने आंसर लिया था कि सतह गिरेगी, बहुत इसमें विवाद हुआ था, सतह गिरेगी। कोई बर्फ़ का टुकड़ा आपको तैरता है तो उसका 1/9 भाग बर्फ़ के ऊपर रहता है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा बर्फ़ का जब पिघलता है तो उसके आयतन में, जब कोई बर्फ़ टुकड़ा तैरता रहता है अगर पिघलेगा तो उसके आयतन में, पानी के आयतन में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई बर्फ़ जम जाता है तो क्या उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई बर्फ़ जमता है तो आयतन बढ़ता है कि पिघलने पर आयतन बढ़ता है, इसका आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसका नंबरिंग उल्टा हो गया है थोड़ा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो थोड़ा पीएच मान अगर देखा जाए, खूब प्रश्न पूछ रहा है पीएच मान से। पीएच मान इसमें रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7.4 होता है। बाकी सिरका का, गैस्ट्रिक जूस का, सबका क्या होता है, कम होता है। थोड़ा सा पीएच वैल्यू की बात कर लें। पीएच वैल्यू जो होती है किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का क्या करती है, मेजरमेंट करती है। अगर कोई लिटमस जो है नीले को लाल कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है तो क्या होगा, ये अम्लीय विलयन होगी, एसिडिक होगी। वही लाल को अगर नीला कर देता है तो क्या होगा, विलयन क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि लिटमस जो होता है बनता किससे है, आपको लाइकेन से बनता है। इसके अलावा कुछ और आपके सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक। इंडिकेटर को क्या होता है, सूचक होता है। तो जैसे प्राकृतिक सूचक जो नेचुरली होते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, लाल पत्ता गोभी। इसके अलावा आपके हो गया क्या, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी। इसके बाद से लाइकेन हो गया, ये प्राकृतिक सूचक है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथ्रीन, ये सब क्या है, कृत्रिम सूचक। तो इंडिकेटर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा पीएच वैल्यू पे बात कर लेते हैं। पीएच वैल्यू किसका क्या क्या होता है, थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। सिरका के पीएच वैल्यू बात करें साथियों तो सिरका का 2.4 होता है लगभग। गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का 1.2 होता है। रक्त प्लाज्मा का 7.4 होता है। अगर वही बात करें आपको आंसू का, तो आंसू का भी 7.4 ही होता है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि लार का 6.5 से लेकर 7.4 होता है। ठीक है। इसके अलावा समुद्री जल का 8.4 होता है।
इसके अलावा दूध का 6.4 होता है, कहीं 6.6 भी देता है। इसके अलावा मूत्र का 6 होता है। इसके अलावा शराब का आपका 2.8 होता है। सिरका का हमने बता ही दिया। नींबू का 2.2 होता है, 2.4 भी दिया रहेगा, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ना कि आराम से उसको क्लियर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस का 10 होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावनाएं हैं। NaOH NCERT का है, इसका भी कितना होता है, 10 होता है। इसके अलावा पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए तो 5.6 से pH वैल्यू कम हुई, अम्लीय वर्षा होगा। हमारे दांत गिरेंगे कब, जब हमारा मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा, जिसके pH वैल्यू क्या होती है, 7.4 से अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। अब लोगों को लगा था कि ये पूछ दिया है कुछ और। देखिए आदमी देखता है ना, वो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वो चीज़ें अलग है। जब आप नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर का दूरी पर रखना पड़ेगा, तभी दिखेगा। इसको हम हमारा निकट क्षमता होता है देखने का। सबसे अनंत बिंदु जो होता है हमारा सबसे दूर बिंदु होता है, ये सबसे नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछा है कि नेत्र लेंस की जो गोलक है उसकी नाभिक, मतलब कि हमारा गोल आंख में नहीं दिखता है, उसका न्यूक्लियस पूछा है कि नाभिक की जो लेंस की नाभिक की दूरी जो होती है इसका 2 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना, पानी डाल दिए, देखिए ये अनबुझा है CO, पानी डाल दिए, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना हो गया। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करिएगा तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण CaOCl का होल 2 या ClOCl2 कहते हैं। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो विरंजक चूर्ण बनता है, ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। करें वो एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसका एंजाइम का नाम क्या है। तो उस एंजाइम को क्या कहते हैं हम लोग, उस एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं। और लार भी हमारे मुंह में भोजन का पाचन स्टार्ट होता है लार से, उसको लाइपेज, और क्या कहते हैं टाइलिन जो होता है स्टार्च के पाचन में सहयोगी होता है। प्रोटीन का पेप्सिन और पेप्टोन से सब क्या करता है, आपको प्रोटीन के पाचन में सहयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका, इसको चीनी मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ केमिकल फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे साथियों आपसे पूछा जाए कि आपको नीला थोथा यानी कि ग्लाबर साल्ट किसे कहते हैं, CuSO4 इंटू कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 होगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नीला थोथा कहते हैं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। वहीं उजला थोथा क्या होता है, जिंक सल्फेट। देखिए लिख इसलिए रहा हो हर चीज़ की टाइम लगेगा और आपको बस रिवाइज कराना है। जिंक सल्फेट इंटू 7H2O को हम लोग उजला थोथा या सफ़ेद थोथा के नाम से जानते हैं। वही हरा कशिश किसको कहा जाता है, हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2O को हरा कशिश कहते हैं। इसके अलावा एप्सम साल्ट किसको कहते हैं, MgSO4 इंटू 7H2O को एप्सम साल्ट कहते हैं। ग्लाबर साल्ट किसको कहते हैं, तो Na2 सोडियम SO4 सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O को हम लोग ग्लाबर साल्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है धुआं सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O क्या होता है, धुआं सोडा के नाम से जानते हैं इसको। वही खावा सोडा क्या होता है, NaHCO3 क्या कहता है आपको, खावा सोडा या बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले हैं। NaOH इसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लोरोफार्म का फॉर्मूला CH3Cl होता है। वही हमने कहा था कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कह सकते हैं विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। वही मैं आपसे पूछ दूं कि जिप्सम का फॉर्मूला CuSO4 इंटू 2H2O जिप्सम होता है। वहीं मैं आपसे पूछ दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम का ही फॉर्मूला होता है लेकिन हेमीहाइड्रेट हाफ H2O हो जाता है। इस सारे फार्मूलेस को आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O यानी भारी जल का प्रयोग कहा, भारी जल का खोज यूरो ने किया था, यूरे ने, और इसका एटॉमिक मास 20 होता है, सबका 18 लेकिन इसका 20 होता है। और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं, यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका वसा अवशोषण से, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति की विज्ञान की अध्ययन क्या कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पादप कार्यकी। यानी कि पादप कार्यकी में क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा, फूल पत्ती पौधा सब आ जाएंगे इसके। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, किस रंग में प्रकाश का सबसे अधिक क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लाल में होती है। सबसे कम किस में होती है, बैगनी में होती है। लाल और नीला में ठीक ठाक होता है। आपको पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है, सारे को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल करें कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को अनुवंशिकी कहते हैं। तो इसमें पिछले में भी पूछा था, देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेंडल इसकी खोज किया था। आगे कह रहा है कि लिग्यूमिनेसी पौधों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वर्णक क्या होता है। इसका वर्णक होता है लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि नहीं होता है कि राइजोम वगैरह होता है, जैसे कि जो भी दलहनी फसलें होती है ना, उनके जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसीलिए कहते हैं कि धान चावल गेहूं जो भी होता है हम लोग लगाते हैं, उसके बाद एक दलहनी फसल लगा देना चाहिए ताकि नाइट्रोजन खेतों में भरपूर हो जाए। तो मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये क्या है, नाइट्रोजनी फसल है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दिए हुए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी दिए हुए चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है मेरे भाई, तो वो निर्भर करती है आपको उसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी दिए हुए चालक की कंडक्टर का प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे, तापमान पे। यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है, चालक जो होता है, वो उसकी चालकता कम हो जाती है। क्या होती है, चालकता कम हो जाती है। यानी कि कहा जाए कि किसी में टेम्परेचर बढ़ाइएगा किसी कंडक्टर में, यानी किसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध मतलब विरोध बढ़ेगा उसका। ठीक है, विरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या होगी, कम होगी। लेकिन सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, आपका तापमान अगर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि क्या मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, उसमें प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे और प्रतिरोधकता घटेगी तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है कि प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब प्रतिरोध घटेगा आर, टेम्परेचर बढ़ेगा आर घटेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा बढ़ जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका चालक के लिए तो ऑप्शन ए हो गया, तापमान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण की वेग समय ग्राफ की क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है, याद रखिएगा, विस्थापन। यानी किसी समय अंतराल में एक वेग समय ग्राफ जो आता है, वेग समय ग्राफ कहें तो अगर ऐसे हम लोग यहाँ वेलोसिटी को ड्रॉ कर लें, यहाँ समय को, तो इससे क्या निकल के सामने आता है, यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा, इससे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकल के सामने आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। धनात्मक इसलिए होता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो ये क्या होता है, विद्युत के आपके क्या होते हैं, ये निगेटिविटी आती है। तो किसके कारण भाई, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं आपके धनात्मक होते हैं। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दीजिएगा इसकी संख्या तो क्या निकल के आएगी, परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, उतना ही क्या होगा, परमाणु संख्या हो जाती है आपकी। ठीक है, न्यूमेरिकल का भी मौका मिलेगा। हाँ, मौका क्या, जिसने नहीं देखा होगा परमाणु संरचना हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा बीपीएससी का, वहाँ से आएगा ही। ठीक है, अगर बात किया जाए कि प्रोटॉनों की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन में रहे तो गोल्डस्टीन ले सकते हैं आपको। वही इसका न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने। इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1932 में इसका खोज किया जाता है। अगर बात किया जाए आपको एंडरसन किसका खोज किया था, एंडरसन ने खोज किया था आपका पोजिट्रॉन का। तो सारी बातें ध्यान रखिएगा, इनका आवेश वगैरह भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे चार्जलेस होता है। अब अगले प्रश्न पर थोड़ा हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधि करता है। तो वोल्टेज का प्रतिनिधि कौन करेगा भाई, यहाँ से अगर फार्मूला आप बैठाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइएगा, क्वेश्चन अच्छा है।
तो फार्मूला अगर बैठाते हैं तो किया गया कार्य यानी वर्क डन बट्टा धारा यानी कि आई और गुणे टाइम, तो इससे आपको निकल के किया गया कार्य धारा बट्टा टाइम जो होता है आपको क्या निकल के आता है, विद्युत धारा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा आई स्क्वायर आर, यहाँ से निकल के आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि तरंग दैर्घ्य, देखिए प्रश्न सेम कहे ना कि वो एनर्जी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए, क्या कह रहा है, वीव की ओर, तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल की ओर बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ेगा ना, तो चमक क्या होगी, इसकी चमक क्या होगी, पहले बढ़ेगी फिर क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि कह रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का, इसको प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि जब कोई प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो ये क्या करती है, अपने विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आएगी, माने कि माध्यम विरल है और ये क्या है, डेंसर है, रेरर डेंसर है, विरल और ये सघन माध्यम है, तो जब आएगी तो अपने अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। लेकिन वहीं अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर, सघन माध्यम से विरल में अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो इसके बाद में आप समझ गए होंगे। व्यक्तिकरण की घटना में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो रोड पे तेल वगैरह गिरते हैं, जो चमकता है, वो घटना है व्यक्तिकरण की घटना होती है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। चलिए जिन्होंने लाइट वाला वीडियो नहीं देखा होगा, हम डाल देंगे लाइट का एक वीडियो, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, किसका ध्रुवण होता है, प्रकाश तरंग का ध्रुवण होता है कि ध्वनि का ध्रुवण होता है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण जो होता है किसका होता है, ध्वनि का होता है कि प्रकाश का होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का क्या होता है, ध्रुवण होता है, यानी कि आपको प्रकाश का ध्रुवण होता है लेकिन ध्वनि का ध्रुवण आपका नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो गोलियां एक साथ एक स्थान किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों साथ में भेदेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दोनों साथ में भेदेगी। ऑप्शन इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते हुए किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों दुगुनी कर दी जाए तो अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहते हैं, क्या होगा, वो भी दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, दोगुना हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि अभिकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते क्या है, तो याद रखिएगा कि मौत का कुआं यानी कि जो बल केंद्र की तरफ लगता है, जैसे कि आप मुड़ पे ऐसे मुड़ते हो ना अंदर की तरफ, इसको अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मौत के कुआं में जो गाड़ी चलता है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि वृत्ताकार मार्ग पे चलिएगा अंदर की ओर फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल क्या होता है, अपकेंद्रीय, जैसे कपड़ा सुखाने के जो मशीन होते हैं वो काम करते हैं आपके किस पे, अपकेंद्रीय बल पे। वहीं ये बाहर की तरफ लगता है कि जैसे कि दही आप ऐसे महते हो ना, किनारे किनारे चला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से उठा के इधर यानी कि बाहर की तरफ फेंकता है, इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अगर इसको निकालना है फार्मूला से तो V²/R इसका फार्मूला होता है। जब इसमें पुट करिएगा तो डबल करिएगा तो 2V का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, 2R हो जाएगा। 4V² होगा, ऊपर नीचे 2R हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। मैं बता दूं कुछ एग्जांपल्स की विस्थापन अभिक्रियाएं क्या क्या होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें हम इतना अच्छा से आपको पढ़ाए थे, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक को विस्थापित करके, इसका कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात में बताया था कि मानो कि दो लोग हैं, ये दो लोग हैं। अब क्या होता है कि विस्थापन में क्या होता है कि दो लोग नहीं होते, दो ही लोग होते हैं, चार नहीं होते हैं। डबल विस्थापन जो होता है, ड्यू डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो लोग होते हैं, चार लोग होते हैं। इसमें क्या होगा, जो अधिक शक्तिशाली होगा ना, मानिए कि दो लोग हैं, ये बेचारा अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ बैठा हुआ है, ये आया शक्तिशाली आदमी, इसको हटा दिया, खुद बैठ गया। यानी इसमें विस्थापन में एक्चुअली होता क्या है कि जो क्रियाशील होती है धातु है ना, वो दूसरे को रिप्लेस करके अपनी जगह आ जाती है। देखिए ना, इसका बॉयफ्रेंड इसके साथ आ गया यानी कि NaOH हो गया, और ये चला गया कहाँ पर, ये बेचारा अलग हो गया, यानी कि ये भगा दिया इसको और जाकर सट गया ऑक्सीजन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपको उदाहरण में देके समझा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। और अब एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि चार इसमें होंगे। अब इसमें क्या करेगा, ये इसके साथ जो था इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। जैसे एक रिएक्शन में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि Na2SO4 हो गया और BaCl2 हो गया। जब इसको रिएक्शन कराइएगा ना तो उलट जाएगा, ये BaSO4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इसमें क्या हुआ,
देखिए ना, Na जो था इसके साथ सट गया क्लोरीन के साथ और इसके साथ, मतलब कि इंटरचेंज कर लिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो देखिए ये चला गया इसके साथ तो क्या बना दिया, NaCl बना दिया, और ये आ गया इसके साथ तो क्या बना दिया, BaSO4 बना दिया। जब इंटरचेंज होगा दो में तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, और एक बस चेंज करके हटा के भगा देगा और खुद जाकर बैठ जाएगा, वो बेचारा को अलग फेंक देगा, तो क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। ऐसी सारी अभिक्रियाओं को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि जब कोई एसिड जो है, कोई एसिड जब कोई एसिड जो है बेस से रिएक्शन करता है, बेस से, तो क्या बनाता है आपको, साल्ट प्लस वाटर बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। जैसे कि उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि एसिड HCl है, बेस NaOH है, और ये क्या बनाता है आपका, NaCl बना दिया और H2O बना दिया। इसी अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब एक अभिक्रिया याद रखिएगा कि एक होता है संयोजन अभिक्रिया, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन में क्या होता है, जो दो छोटी छोटी परमाणु मिल के बड़ा बना देती है, इसको संयोजन कहा जाता है। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेके चलिएगा, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O, यानी छोटा छोटा मिलके क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। इसको संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइंड हो रहा है। एक होता है वियोजन या विघटन। वियोजन या विघटन क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा परमाणु टूट के छोटा परमाणु में विभक्त हो जाता है, इसको वियोजन कहा जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़िएगा तो बन जाएगा CaO प्लस CO2, टूट गया ना दो भाग में, बड़ा छोटा बन गया, इसको वियोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो कि अभी टीचर वाले में पूछा था, हेडमास्टर वाले में, अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ता है किसी अभिक्रिया में तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है आपको ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसको उपचयन कहते हैं। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही उपचयन या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर ऑक्सीजन कहीं से हटता है, कम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं आपको, हिंदी में अपचयन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन C हुआ था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि। अब इसका कारण बताइए कि अदरक जो है भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है। तो इसका रीजन है कि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, नोड्स पाए जाते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तना और जड़ की एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखिएगा। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जिसमें क्या होता है, जिसे सलाद बनाते हैं मैक्सिमम, तो सब सलाद वाला क्या होता है, जड़ होता है, एक शकरकंद को छोड़ के। तो शकरकंद हो गया, ये क्या है, जड़ है। जड़ का उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ। शकरकंद क्या हो गया, जड़ हो गया। मूली क्या हो गया, जड़ हो गया, मूली से सलाद बनता है ना। गाजर क्या हो गया, जड़ हो गया। शलजम क्या हो गया, जड़ हो गया। तो जिससे सलाद बनता है सब जड़, लेकिन जो तना होता है अलग होता है। जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सब किसके उदाहरण है, तना के उदाहरण है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में आपके। कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f10 है, पानी में डूबने से इसका क्या कार्य होगा। तो पानी में डूबने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। आइए एक चीज़ देखिए, इसमें देखिए 3 कंडीशंस होते हैं इसमें, पूरे सारे कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशन नंबर ये होता है, पहला कंडीशन होता है कि जब म्यू ग्रेटर देन म्यू डेस। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि जब लेंस को द्रव में डुबाया जाता है, मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। मतलब कि जब लेंस में डुबाएंगे तो जिसमें डुबाया जा रहा है, मतलब कि जिसमें डुबाया जा रहा है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। जिसमें डुबाया जा रहा है लेंस का ज़्यादा हो, लेकिन जिसमें डूब रहा है उसका अपवर्तनांक कम हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता इसकी घट जाती है। दूसरा कंडीशन होता है म्यू ग्रेटर स्मॉलर देन म्यू डैश, यानी कि म्यू क्या है, जिसमें डुबाते हैं वो म्यू है, जिसको डुबाते हैं वो म्यू है। अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, यानी कि द्रव कोई ऐसा हो गया, ये लेंस हो गया, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है, द्रव का कम है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें देखिए, अगर जिसमें डुबाइएगा उसका पावरफुल अगर नहीं होगा, पावरफुल मतलब समझ, देखो यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया जिसमें डुबा रहे हैं, तो जिसमें डुबा रहे हैं देखिए परिस्थितियाँ तो दोनों सेम हो जाएगी, और इसमें फोकस दूरी क्या होगा, आपका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, क्षमता घटेगा दोनों में। लेकिन अगर डुबाने वाले में, जिसमें डुबा रहे हैं, अगर लेंस से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रकृति ही लेंस का बदल जाएगा, और क्या होगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। और यह इसी का एग्जाम्पल है पानी का वायु में बुलबुला। पानी के वायु में बुलबुला क्या होता है कि जब पड़ता है तो क्या होता है कि ये जो होता है दिखता है किसके समान,
ये बुलबुला दिखता है अवतल लेंस के समान, लेकिन व्यवहार किसके तरह दिखता है? उत्तल लेंस के समान। उत्तल लेंस के समान दिखता है, लेकिन व्यवहार किसके समान करता है? अवतल लेंस के समान ये क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब उल्टा उल्टा कंडीशंस होते हैं कि उत्तल होगा तो अवतल की तरह व्यवहार, और अवतल होगा तो उत्तल की तरह व्यवहार। एक कंडीशंस क्या होगा? म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू, मतलब कि अर्थात जब समान अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाए किसी लेंस को, तो उस कंडीशंस में क्या होगी? क्षमता समाप्त हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ध्यान रखिएगा। कुछ अपवर्तनांक को आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपवर्तनांक क्या होता है ये लाइट वाले चैप्टर में हम आपको बता देंगे। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का 1.33 होता है। वही बर्फ का जल से कम होता है, 1.31 होता है। वायु का क्या होता है? वायु का 1.003 होता है। वही क्राउन कांच का क्या होता है? क्राउन कांच का आपका क्या होता है? 1.52 होता है। हीरा का क्या होता है? हीरा का आपका 2.42 होता है। तो ये सारे अपवर्तनांक आप याद रखिएगा। इसको अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ इस कंडीशन में यही हो रहा था, चलिए जो प्रश्न हम थ्योरी बताए ना यही हो रहा था। इसमें क्या था कि जब एक उत्तल लेंस को, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 दे रखी थी, पानी में डुबाने पर क्या कार्य होगा? तो पानी में जब डुबाएंगे तो इसमें क्या होगा? इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 10 से बढ़ जाएगी। रीज़न क्या है कि इससे ज़्यादा अपवर्तनांक वाले चीज़ों में डुबाएंगे जब, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल प्रदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे नहीं देख सकते हैं। इसीलिए, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा कि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश बिखरने से वो थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। इसका आंसर इसीलिए आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो याद रखिए, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, बाकी आयाम, वेग, सब कुछ, अपवर्तनांक वगैरह सब कुछ बदल जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव आँख की वस्तु प्रतिबिंब पर बनता है, कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगर समतल दर्पण में हमको प्रतिबिंब बनाना है और पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमारा जो हाइट होगा उसके आधा कम से कम मिरर का हाइट होना चाहिए। अगर मेरा हाइट कितना है? अगर 150 सेंटीमीटर है तो मिरर का कम से कम 75 मीटर या सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्रतम वेग किसमें होता है? ध्वनि तरंगों का सबसे तेज जो वेग होता है किसमें होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, सबसे तेज आपको ठोस में चलती है, सबसे सॉलिड में तेज, उसके बाद से लिक्विड में तेज, उसके बाद से गैस में तेज चलती है। तो इसका थोड़ा सा, यानी तीनों माध्यम में ध्वनि चलती है वही, और निर्वात में लेकिन ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना साथियों। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब कि हीट एक जगह से दूसरे जगह 3 कारणों से जाती है। 3 इसकी घटनाएं होती है। एक को कहते हैं चालन। चालन का मतलब क्या? कंडक्शन। कंडक्शन मुख्यतः ठोसों में होता है। किसमें? ठोस में। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि लोहा का रड देखना कि गर्म करना, देखना कि हाथ भी जलने लगेगा, मतलब उस साइड से सीधे इस साइड गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के अपने स्थान पर परिवर्तन किए बिना होता है। ठीक है, परिवर्तन किए बिना होता है, यानी कि ये रॉड है, ये थोड़े यहाँ से उड़ के यहाँ तक चला जाता है हीट, आपको नहीं, इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा। कलछा नहीं देते, कलछा रखते हैं सब्जी में, तो यहाँ गर्म होता है सीधे यहाँ आ जाता है। तो ठोसों में होता है, ये याद रखिएगा। ऐसे कणों का स्थानांतरण नहीं होते हैं। दूसरे को कहता है संवहन। संवहन क्या होती है? इंग्लिश में इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के स्थानांतरण के द्वारा होती है। जैसे कि देखना कि वायुमंडल जब गर्म होती है तो ऊपर का वायु, नीचे का वायु गर्म होगा, ऊपर आके ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे दूसरी वायु आएगी, फिर ये गर्म करके ऊपर चली जाएगी। यानी कि इसका कणों का स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण से क्या होता है? संवहनीय धाराएं चलती है। याद रखिएगा कि गैस और द्रवों में पूछेगा कि गैस और द्रवों में हीट ट्रांसफर ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? संवहन यानी कन्वेक्शन से। उदाहरण के लिए केतली का पानी जब गर्म करिएगा तो नीचे वाला गर्म होगा, ऊपर चला जाएगा, फिर उसका जब वो आएगा, फिर ये मतलब कि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो गैस द्रव में संवहन से होता है। वहीं एक तीसरा होता है जिसको हम लोग विकिरण के नाम से जानते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में आपको इस विधि में ऊष्मा जो होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं कि हमको पहुंचता है हमारे पास गर्म करने के लिए, नहीं, यहाँ से सीधे आता है, हमको सीधा गर्म कर देता है, किसी माध्यम की आवश्यकता इसको पहुंचने के लिए नहीं होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? गैस और
द्रव में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होने वाला है। लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे, डायोप्टर से, यानी कि पावर को हम लोग डायोप्टर से मेजर करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तड़ित से वृक्ष में आग लग सकती है, यानी बिजली जो नहीं गिरता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। लेकिन खोखला जो होगा, खोखला सरफेस, उस पर आपको ये नहीं गिरती है बिजली वगैरह से। कार वगैरह खोखला है ना, तो बिजली इसमें अंदर जाने की संभावनाएं नहीं होती है। थोड़ा सा ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में जब जाती है, मैंने बताया था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो चमकेगा सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, एक्सेप्शन एक ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काट सकती है। तो इसमें आपको हो जाएगा क्रूक्स कांच जो होगा इस परावैंगनिक किरणों को काट देगा। पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किस कारण से होता है। तो ये होता है किसके कारण, धूल कणों के कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार एक जगह से दूसरे जगह हो पाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेलोसिटी कितना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि प्रकाश की चाल पूछा है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, पावर है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है किस पर। केपलर का जो सेकंड लॉ है वो आधारित है आपको क्या, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे टीजीटी के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है। मैं बोला था ना कि जितना आपको दिया है सदिश मैं बता चुका हूँ, तो सदिश नहीं है। ये सब सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको आपको रिवीजन करना है। तो कौन सा सदिश नहीं होगा, विस्थापन क्या होगा, वह है वेग, वह होगा गति, क्या है सदिश नहीं है, क्या है अदिश राशि है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन को देख लेते हैं। अगर बात करें साथियों डायनेमो का काम क्या है, डायनेमो का मतलब समझ रहे हो, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है भाई, हमसे क्या लेता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है और किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनेमो क्या करेगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को आपको विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल को किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वही मोटर की बात करें तो मोटर हमसे क्या लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, यानी विद्युत ऊर्जा को, और देता है क्या, पानी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जल के प्रकाश ऊर्जा और किसमें, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। माइक्रोफोन हम लोग बोलते हैं क्या होता है, ध्वनि लेता है, विद्युत में कन्वर्ट करता है। आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हमसे ध्वनि ले रहा है, लेकिन विद्युत ऊर्जा में आपको सुना रहा है। यानी कि क्या करेगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, ध्वनि ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। लाउड स्पीकर क्या होता है भाई, विद्युत लेता है और बजने लगता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा दोनों में, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगले में आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत लेता है और प्रकाश देता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर पूछा जाए कि विद्युत बल्ब क्या करता है, बल्ब आपको करता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश और उष्मा में, दोनों में एक साथ कन्वर्ट करता है। अगर पूछा जाए विद्युत सेल क्या करते हैं, सेल आपको जो पूछा है प्रश्न ये वो है रासायनिक ऊर्जा को, जो पूछा है नहीं वो नहीं है। सेल क्या करते हैं, सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होगा बैटरी में, और क्या देगा, विद्युत ऊर्जा देगा। सितार जो बजाते हैं वो क्या देगा आपको, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि प्रश्न क्या पूछा था कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका वी करेक्ट हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर में प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताइएगा, पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, वो क्रिया हो जाएगी सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने से। ठीक है, तार में विद्युत प्रवाहित करके कोई चुंबकीय प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 77, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण पर, ऊर्जा एनर्जी के संरक्षण पर आधारित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक
कुचालक कौन सा है, मतलब कि किससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है, तो शीशा सबसे अधिक नॉन कंडक्टर है, वही क्या है, चांदी क्या है, सबसे अधिक सुचालक है। चांदी नहीं है तो ऑप्शन आप तांबा ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब क्या हो गया, डाइपोलर मोमेंट कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपको याद रखिएगा साथियों, ओम क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, रट लीजिएगा इसको, गलती लिखा हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर, सी इसमें भी छूट गया है थोड़ा सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, था ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि में से अधिक एक से कोई नहीं ले लीजिएगा। प्रेरकत्व का मात्रक अभी हमने मात्रक वाले में बताया था क्या होता है, ओम। सेकंड होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेकिन प्रेरक का क्या होता है, हेनरी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कास्मिक किरणें क्या होती है। कास्मिक किरणें एक तरह की कैसी किरणें, आवेशित किरणें होती है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। मैं बोला था कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी है, गामा हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद से औरक, जिसका लिस्ट हमने दिखाया था, औरक किरणें हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गया, रेडियो वेव्स हो गया। लेकिन इसमें से कौन नहीं है, तो गामा है, एक्स है, तो बीटा नहीं है, बीटा अल्फा ये सब क्या है, बीटा हो गया, अल्फा हो गया, कैथोड हो गया, ध्वनि हो गया, कैनाल हो गया, ये सारा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, मैं पहले ही बताया था कि कंडक्टर जब होगा ना तो गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टर जो होगा गर्म, देखिए जैसे कंडक्टर जो होगा उसको गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोध, देखिए जैसे कि अर्धचालक को गर्म करिएगा, सेमीकंडक्टर को, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसको गर्म करिएगा तो पहले ही बताया था, गर्म करिएगा इसका प्रतिरोध क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा, तो एम्पियर विद्युत धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कंडक्टर में उल्टा होता है, गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कम होगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा गर्म करने पे क्या, कंडक्टर का, और विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर, घटता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि चक्रीय प्रकम्प में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, मानी कि गैस एक जगह से एक हाइड्रोजन एक कन्वर्ट होता है तो इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है। तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन को इससे माना जाता है यूरेनियम 235 को माना जाता है, जिसको परमाणु बम में बनाने में प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल क्या होती है, ध्वनि की इकाई होती है। हर्ट्ज क्या होती है, हर्ट्ज किसकी होती है, आवृत्ति की होती है। और तरंग संख्या किसकी होती है, वेवलेंथ का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, तो इसमें पॉलीएमाइड कौन सा है, नॉयलॉन जो होता है पॉलीएमाइड होता है। टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं, न चिपकने वाली कढ़ाई जो हम यूज़ करते हैं, कुकर वगैरह, उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं। एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन वो चीज़ें है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि ये क्या है, एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल है। एस्प्रिन क्या है, एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अब थोड़ा सा विटामिन के बारे में एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। चलिए, पहली बात कि विटामिन की खोज किया किसने था, फंक ने 1911 में किया था। और विटामिन क्या है, एक तरह की कार्बनिक यौगिक है। इसमें जो है किसी प्रकार की कैलोरी नहीं पाई जाती है, इसीलिए विटामिन से मोटापा वगैरह नहीं बढ़ता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और सी क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। इसके छोड़ के मतलब क्या, A, D, E के, ये क्या होता है, वसा, और किसमें घुलनशील होता है, कार्बनिक अम्ल में घुलनशील होता है। तो जल वाला याद रखिए, बी और सी। हमारे शरीर में चूंकि विटामिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग विटामिन खाते हैं, या फिर विटामिन वाली चीज़ें हम लोग खाने को प्रेफर किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें कुछ मैं बातों आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित होते हैं, जैसे कि विटामिन डी जो होता है, ये सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल द्वारा ये निर्मित हो जाता है। वही विटामिन के जो है हमारे शरीर में जो कोलोन होते हैं जीवाणु, उनके द्वारा बन जाता है। तो विटामिन डी और के याद रखिएगा, दिनेश कार्तिक, ये थोड़ा बहुत हमारे शरीर में बन जाते हैं, इसके अलावा नहीं बनते हैं कोई। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा विटामिन के बारे में आपको कुछ बातें मैं समझा दूँ। तो सबसे पहले आइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम सबका याद रखना पड़ेगा, रेटिनाल जिसका कहेंगे, ध्यान रखें रेटिनाल होता है। इसकी खोज मैकुलर ने किया था। और रतौंधी और संक्रमणों का खतरा और जीरोथैलेमिया के लिए क्या है, ये लाभदायक है।
ये पपीता सबसे याद रखिए, गाजर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, इसका भी खोज मैकुलन ने किया था। बेरी इससे रोग होता है। पॉलिश वाला चावल नहीं खाना चाहिए। थोड़े बहुत संतरा में भी मिलता है, लेकिन सी संतरा में होगा। लेकिन एक बार सवाल पूछा बीपीएससी में कि संतरा में भी होता है, ये उसने बोला था। विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लोविक एसिड। ये त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये सब उसका लक्षण है। विटामिन B3 की कमी क्या नाम है, निकोटेनामाइड या नियासिन कहते हैं, पेलग्रा रोग होता है इसमें। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, B2, B1 और ए वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी B5 पेंटानोथिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। B6 पैराडॉक्सिन होता है, एनीमिया या फिर मानसिक व्याधि होता है इससे। B7 भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसका नाम है बायोटीन है, बालों का गिरना। विटामिन B11 को फॉलिक अम्ल कहते हैं, एनीमिया होता है, रक्त अल्पता यानी कि खूनों की कमी हो जाती है। B12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, B1, B2 और B12। साइनाकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इससे कौन कौन से इसकी कमी से रोग होते हैं, तो एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन C इंपॉर्टेंट है, इसका एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जेम्स लिंड ने इसका खोज किया था। इतना याद रखिए जितना मैं कह रहा हूँ, आपको एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा इसमें। और स्कर्वी रोग यानी मसूड़े से फुलना, खून आना, और इस किससे दूर होता है, सबसे अधिक आंवला खाते हैं, खट्टे पदार्थ खाते हैं तो दूर होता है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सी डी ऐसे याद रखिए, कैल्सीफेरॉल डी। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। यही इसकी खोज हॉपकिंस ने किया है। अब एक बार पूछा है बीपीएससी में, देखिए लिख दिया है ऑर्गी कैल्सीफेरॉल, याद रखिए। ऑर्गी कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन D2 को कहते हैं। D1, D2 भी डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो D2 ऑर्गी कैल्सीफेरॉल और D3 क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल। विटामिन E को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। इससे जनन शक्ति कम हो जाती है और बंध्यापन आ जाता है, मतलब कि बच्चा नहीं होगा, जनन शक्ति कम हो जाएगी और लोग टोकोने लगेगा, तो टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल याद रख सकते हैं। इसके अलावा अंकुरित गेहूं खिलाया जाता है तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, मामला सुधर जाएगा। विटामिन K को फिलोक्रेनिन कहा जाता है, रक्त का थक्का बनना, इसका क्या है, इसमें काम करता है। तो इतना बातें आपको विटामिन से ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही था साथियों का, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। और B1 का नाम क्या है, B1 का नाम है आपका थायमिन। इससे बेरी रोग होता है, सबको पता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, डेंगू बुखार में निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार जो होता है आपको एडीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है। थोड़ा सा आपको बीमारी वाला दिखा दे, क्या थोड़ा सा दिखा दे रहे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये साथियों कुछ बीमारियों को देख लेते हैं कि जो वायरस से होते हैं। एड्स जो होता है वायरस से होता है, रेट्रो वायरस से। डेंगू जो होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीलिया दूषित भोजन जल से होता है। सॉल्क सेविन ने पोलियो की खोज की थी, पोलियो, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, वेरियोला क्या होता है, वेरियोला चेचक, स्मॉल बॉक्स कहते हैं, छोटी माता, चिकन पॉक्स, वेरिसोला। इसके अलावा गलसोद, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर चीज़ इसमें मेरा लिखा हुआ है, जो बचा हुआ है आपको पेन से लिख दिया हूँ। खसरा मिजल्स कहते हैं इसको, मोरबिली वायरस से होता है। ट्रेकोमा आंखों की बीमारी। हेपेटाइटिस पीलिया यकृत प्रभावित होगा, हेप्टा DNA B। रेपीज जो होता है हाइड्रोफोबिया कहते हैं, रेबीज को। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा, पहले बता चुके हैं, टिपोरेको। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है, पूछता है। हर्पी जो है त्वचा की बीमारी है। कोविड-19 गला फेफड़ा की बीमारी है, इसको सार्क कोविड-2 कहते हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए टाइगर मच्छर के काटने से पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका होता है। जल जनित रोग मैं बता चुका हूँ कि हैजा, पीलिया, जूंडिस, ये सब किससे, टाइफाइड, आपको जल जनित रोग है। चलिए थोड़ा सा अब आगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बीमारी देखिएगा आप, तो टिटनेस। अब पूछेगा कौन सा वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से, ही याद रखिए। टिटनेस से होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। कोलेस्ट्रीडियम टिटनी याद रखिएगा। हैजा जिसको कालरा कहते हैं, आंत प्रभावित होगा, विब्रियो कालरा। टाइफाइड आंत ज्वर है, सैल्मोनेला टाइफाइडी। 6 टीबी जो होता है फेफड़ा, BCG का दिया जाता है टीका। माइकोट्यूबरक्लोसिस इससे होता है। आगे आपको डिप्थीरिया, श्वास नली प्रभावित होगा। कोरोनी बैक्टीरियम प्लेग जो होगा। काली खांसी, स्वतंत्र निमोनिया, फेफड़ा। कोढ़ जो होगा तंत्रिका तंत्र, गिनोरिया, सिफिलिस और ये पैप्टिक अल्सर, ठीक है। तो बस आपसे यही पूछेगा कौन आपको जड़ जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से, थोड़ा सा इसको ध्यान आप रख सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको एक BCG का टीका दिया जाता है और एक DPT का दिया जाता है। DPT का टीका किसके लिए देता है, DPT, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, याद रखें, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, DPT का टीका दिया जाता है, ठीक है। एजुवोडोडिन इसके लिए दवा है, आप बताइएगा, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखिएगा। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपको परजीवी से होने वाले रोग है, जैसे कि मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, कालरा हो गया। इसको देख लीजिएगा। ये जो वाहक होते हैं परजीवी, जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, ये क्या होते हैं, तो प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। और
ये मलेरिया कारक कौन है, प्लाज्मोडियम है, लेकिन लेके जाता कौन है एक जगह से दूसरी जगह आदमी में, मादा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ठंड के साथ बुखार आएगा, पायरिया मसूड़े से खून आएगा, एंट अमीबा जिंजियलिस होता है, इसको याद रखिए। सोने की बीमारी, मस्तिष्क प्रभावित होगा, ट्रिपनोसोमा कहते हैं। सीसी मक्खी इसको वाहक होती है, बहुत नींद आता है, ठीक है। पेचिस में क्या होता है, आंत की बीमारी है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका इसका ये है। काला ज्वर क्या होता है, काला ज्वर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो प्रभावित होगा, लिस्मनिया डुडवानी होता है, डुनावानी मक्खी वाहक होती है, बालू मक्खी या सिक्ता मक्खी, इसको क्या कहते हैं, सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं। यहाँ लिख दिया हूँ, टिटनेस, पोलियो, रेबीज, कोड़, तंत्रिका तंत्र, टीपोरेको, हेपेटाइटिस, पीलिया, यकृत प्रभावित होगा, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, आंत यानी कि पेटा है, इससे क्या आंत प्रभावित होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। सवाल यही था, डेंगू बुखार जो होता है एंडीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एंडीज कहते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा एडीज मच्छर कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस है, वैसी गैस जो तापमान वायुमंडल की बढ़ा देती है पृथ्वी की, उसको ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस कहा जाता है। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे अधिक जलवाष्प होता है, जलवाष्प के अलावा आप कहा जाए मीथेन होता है, मीथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ये क्या करती है, आपको टेम्परेचर को बढ़ा देती है। सबसे अधिक पूछते हैं तो जलवाष्प याद रखिएगा, कहेगा निम्न में से सबसे अधिक, तो जो रहेगा उसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है। तो निम्न में से कौन सा हरित गैस नहीं है, तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आर्गन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, आर्गन इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राइजोम का मुख्य कार्य क्या है, तो सबको पता है राइजोम का मुख्य कार्य क्या है, ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना, राइबोसोम कह रहा है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना क्या है, इसका मुख्य कार्य है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए फिर से एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबालामिन इसको कहते हैं या फिर साइनोकोबालामिन इसको कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार संकेतक है, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो कि अम्ल क्षार के इंडिकेशन को क्या करता है, सूचित करता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, अम्ल क्षार संकेतक क्या है, हल्दी है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर है। इसके अलावा फिनोल्फ्थालीन की मैंने बात कहा, इसके अलावा आपका मिथाइल ऑरेंज की बात कहा, ये सब कृत्रिम सूचक है जो कि अम्ल क्षार होने की सूचना देता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि हल्दी के अलावा लाल पत्ता गोभी भी क्या है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा और थोड़ा सा बात किया जाए तो आपको जो लाइकेन देखते हो, लाइकेन से जो आपको लाइकेन से भी जो आप लोग लिटमस बनाते हैं वो भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो जाता है तो उसमें पौधा नहीं पैदा होते हैं, बिल्कुल सही है। तब मृदा की गुणवत्ता सुधार के लिए इसमें से क्या मिलाना चाहिए। तो देखिए जब क्या होता है कि मृदा जब अधिक क्या होता है, क्षारीय हो जाता है तो उसमें क्या होगा, पौधा नहीं निकलेगा, अम्लीय होगा तब भी पौधा नहीं निकलेगा। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 to 7 होना चाहिए, तभी क्या होगा, ठीक ठाक क्या होगा, पैदावार उसमें हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या मिलाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। यानी कि जब कार्बनिक पदार्थ मिलाइएगा तो मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी में जो पदार्थ मिलाएगा तो अपघटन होगा, अम्ल अपघटन के उपरांत क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगा। जब पीएच वैल्यू कम होगा तो मिट्टी क्या होगा, अम्लीय प्रकृति की थोड़ी हो जाएगी, मतलब तो यानी क्षारीयता थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि अम्लीयता क्षारीयता दोनों को दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इन सब बातों को याद रखिएगा, सवाल ये पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप आपका कितना होता है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 459.4 फ़ारेनहाइट। अब कहिएगा कैसे हम फ़ारेनहाइट को निकालते हैं, तो देखिए इसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि परम शून्य ताप क्या होता है, 273 केल्विन क्या होता है परम शून्य ताप, या फिर कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कभी भी ये छोड़िएगा, जब भी आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस को आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, इसका फार्मूला एक याद रखिएगा, C/5 मेरे द्वारा बताया गया फार्मूला याद रखिएगा, C/5 F-32/9। इसे क्या निकाल सकते हैं, इससे आप सेल्सियस से आप क्या निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर फ़ारेनहाइट दिया रहा है तो सेल्सियस, जैसे कहेगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट में। ये तो चलिए ठीक है, फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 शून्य ताप जो होता है उसको हम डालिएगा 273 को, यहाँ क्या करेगा 273 डाल दीजिएगा फ़ारेनहाइट की जगह पे, तो आपको निकल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन मैं यह तरीका बता रहा हूँ कि इसको निकालने का, जब भी आपको बीपीएससी पूछता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, मानिए कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया और कह रहा है फ़ारेनहाइट में बदले, तो 40/5
और F-32/9 हो जाएगा। 5×8 = 40, 8×9 = 72 इजकल टू क्या होगा F-32। उसके बाद से F निकालेगा तो कितना हो जाएगा 72 + 32 हो जाएगा। इसके हिसाब से 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आपको कभी भी पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट कितना होता है। ये आपको परम शून्य ताप 273 केल्विन है, तो 273 केल्विन इसमें डालिएगा तो F-32 करिएगा और यहाँ पे C/5 करिएगा तो उस हिसाब से सेल्सियस निकल जाएगा, फिर फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। क्योंकि परम शून्य ताप कितना होता है, परम शून्य ताप होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रखिएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मतलब हो गया कि अगर आपको इसको चेंज करना है, अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करिएगा। जैसे क्या होता है C/5 मैंने बताया था, C/5 कितना हो जाएगा सेल्सियस 273.15 माइनस में और बट्टा C/5 F-32/9। यहाँ पर आप पुट करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करिएगा तो कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपको निकल के आएगा आपका 2957 आ जाता है। और फिर इसको करिएगा तो फिर आपको 5 दूनी के 10, 5 × 15 कितना होगा -160 आ जाएगा और +5F हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर आएगा प्लस होगा तो इसका आ जाएगा 2297 माइनस में और बराबर कितना होगा 5 फ़ारेनहाइट आएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा -459.4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या करें, पढ़िएगा क्वेश्चन। अगला सवाल आपको कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके अलावा अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड कितनी हो 10 के पावर 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और वही ध्वनि क्या होता है, ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो जब प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, तो जो उससे बनेगा लवण तो क्या हो जाएगा 7 से कम उसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 1 गीगाबाइट बराबर किसके, बराबर लिखा गया बराबर होगा 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। सब आपने पढ़े होंगे कि 1024 MB के बराबर होता है। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने बोला था कि जब अम्ल आपको रिएक्शन करता है किससे, अम्ल आपको रिएक्शन करता है किससे, क्षार से, तो आपके क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं, लवण और जल। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी किसी भी अम्ल को मानिए HCl ले लिए और NaOH ले लिए, इसका रिएक्शन जब कराइएगा तो क्या बन जाएगा NaCl + वाटर बन जाएगा। इसको उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी कुछ देर पहले आपको बताया मैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है ये पूछ रहा है। तो पीयूष ग्रंथि का आपका एक्चुअली काम क्या है कि देखिए, एक से अधिक कार्य इसका हो जाएगा। पीयूष पुरुषों में यौन अंगों का विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक की मात्रा को उपयुक्त में से क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। इसका 0.6 ग्राम क्या होता है, इसका भार होता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि STH हार्मोन हो गया। STH का मतलब हो गया सोमेट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद GTH हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। इसके बाद से ACTH होता है, एड्रेनोकार्टिकोट्राफिक कहा जाता है। इसको TSH होता है, थायराइड होता है। उसके अलावा LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। बहुत सारे हार्मोन इससे निकलते हैं। तो यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हमारे शरीर में जो भाग है वो क्या है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पांस मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम से क्या होता है, बैलेंसिंग होता है। ठीक है, मेडुला पिछला भाग है, पॉन्स उसी का एक भाग हो जाता है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है वो किस तरह से घूमता है, तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। इसको आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन रंग सबसे अधिकतम विचलित होता है। तो आपको पता है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम वही सबसे अधिक विचलित होगा, यानी कि बिबग्योर इसका फॉर्मूला है। सबसे अधिक विचलन होता है किसका, बैगनी का, और सबसे कम लाल का, क्योंकि सबसे अधिक क्या होता है आपका, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। तो तरंग दैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका विचलन भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हरा रंग बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित होता है। तो मेघ गर्जन के समय इसमें से क्या सुरक्षित हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। तो मेघ गर्जन के समय छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लीजिएगा तो वो आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर आते हुए गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी कुल ऊर्जा आपकी स्थिर रहती है
कोई ऊर्जा में परिवर्तन उसका नहीं होता है, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि 1/2 क्या होता है, mv² होता है। इस हिसाब से लगाइए फार्मूला तो आपको ये निकल जाएगा। नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कार्निया दिया जाता है। हम लोग कहते हैं नेत्रदान में कन्या दिया जाता है। इसीलिए आंखों का रंग कहा जाए कि आंखों का रंग निर्धारित किससे होता है? तो आंखों का रंग आइरिस से निर्धारित होता है। किससे मेरे भाई? आइरिस से हमारा आंखों का रंग निर्धारित होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्निया इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर में, हमारे आंखों में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है, फिल्म की तरह काम करता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है एक क्षारक लवण है। क्यों क्षारक लवण है? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन में आपको कमेंट करके बताना है कितने पाई और कितना सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बेंजीन में कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि चूल्हे को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चूल्हे को जलाने पर आपको क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को अपघटन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ये कैसे बनता है। ठीक है, कि कोई बड़ा परमाणु टूटता है छोटे रिएक्शन में तो आपको उसको अपघटन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक घोल, एकदम देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न मेरा कराया हुआ एग्जाम में और इस बहु यही रिपीट कर गया। कह रहे कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके गैस देती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी बी हो जाएगा। एनसीईआरटी 10th क्लास का जाके देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 में इसका एकदम हूबहू यही लाइन दिया है, मैंने करवाया भी था। पीएच पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है, देखा जाता है कि पीएच पेपर का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? लाल से नीला हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल डाला जा रहा होगा, इसीलिए क्या होगा? वो नीला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हमने सारा अम्ल को आपको रिवीजन कराया। तो टमाटर में क्या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि Na2CO3 × 10H2O। अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको याद करवाया, इसको धुवन सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा को अभी हमने बताया NH2CH CO3, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसायन विज्ञान में पीके कह रहा है ना, पीके नहीं होगा, पीकेएन होना चाहिए यहाँ पर। पीकेएन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल का पृथक्करण स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या अगला प्रश्न करें कि रंगहीन स्पीसीज है, तो इसमें से रंगहीन स्पीसीज किसे कहा जाता है? Na3VO4 को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? जर्मन सिल्वर का हिस्सा नहीं होगा। जर्मन सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा सबसे पहले। चलिए अच्छा, प्रश्न पूछा है कौन सा हिस्सा है, तो कॉपर जिंक निकल। हम लोग याद रखें कॉपर जिंक निकल क्या है? जर्मन सिल्वर का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से सारा हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, वही साथियों अगर कुछ रिवीजन आपको कराना चाहो तो अगर पीतल यानी ब्रांज पूछा जाएगा तो पीतल कॉपर प्लस जिंक होता है। कॉपर प्लस जिंक को हम लोग पीतल के नाम से जाते हैं। 70% क्या होता है? कॉपर होता है, 30% क्या होता है? जिंक होता है। ठीक है, आपसे कहा जाए कांसा यानी कि ब्रोंज किसे कहा जाता है? कॉपर और एसन। कॉपर और टीन को हम लोग ब्रोंज के नाम से जानते हैं। इसमें 90% क्या होता है? कॉपर और 10 प्लस क्या होता है? आपको टीन होता है। अगर आपसे वही पूछा, जर्मन सिल्वर बता ही दिया, कॉपर जिंक निकल होता है। उसके बाद से रोल गोल्ड कहा जाए, रोल गोल्ड का होता है CuAl, कल कह सकते हैं, CuAl रोल गोल्ड हो जाता है। गन मेटल में क्या होता है? कॉपर जिंक और एसन क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है टांका, यानी कि शोल्डर कहा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसन प्लस Pb क्या होता है? शोल्डर यानी टांगा होता है, जिसमें कि एसन की मात्रा 67% और इसकी मात्रा कितनी थी? 33% इसकी मात्रा होती है। तो सारी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कहाँ होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में कहाँ पर होता है, ये पूछा आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरित लवक, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पेरिस्टलिक संचलन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका का नाम क्या है? तो इस नलिका को मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या होगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलवड़ीय
जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान क्या होता है, मतलब कि जीने के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5, क्योंकि इसमें न्यूट्रल और क्षारीयता अम्लता का बीच की बाउंड्री होती है। ठीक है। कच्चा फल को पकने का रंग बदल जाता है पकने पर, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाना, यानी क्लोरोप्लास्ट किस में? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है? कलर आ जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा लाइकोपीन, उसके बाद से आपने सुना होगा क्या? कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन, फिर लाइकोपीन, फिर सेवो की लाली एंथोसाइनिन, सब किसका कारण है? क्रोमोप्लास्ट, यानी कलर के लिए ही उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है आपको खाद्य रिक्तिका जो होती है, वेसल्स होते हैं, उसमें आपको होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में रसधानी का कार्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो वे विषाक्त अपचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते, ये सही है। वे स्फीति पर बनाए रखने में मदद करते, ये भी सही। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग लेते, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये कार्य आपका नहीं है। अगला प्रश्न है कि रेनवियर के नोड पर पाए जाते हैं। रेनवियर जो पौधा है उसके नोड पे क्या पाए जाते हैं? उसके नोड पे आपको तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते कह रहे कि पक्षी और सरीसृप के बीच में अप्राप्त कड़ी क्या होती है? यानी पक्षी और जो सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव हैं उसके बीच की कड़ी को हम लोग कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होगा? आर्कियोप्टेरिक्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? तो डेंगू बुखार का जो एक्चुअल कारण होता है क्या होता है? डीएनए धारक और वो वायरस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। डेंगू किस तरह का बुखार ये है? वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से? बताइएगा हमको कमेंट करके। अभी कुछ देर पहले सारा डिटेल में बताया आपको। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। तो नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है संवहनी पौधा के ठीक अंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तिलचट्टा में मेलपिगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्सर्जन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो जंतुओं में सबसे अधिक आपको कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से? सन किससे प्राप्त किया जाता है? ये रेशा का नाम पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषवाहक, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए, किसमें से कौन सा क्षारीय एमिनो अम्ल है? तो लाइसिन क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइसिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? एक तरह का इंसुलिन को हार्मोन कहा जाता है और रासायनिक रूप से इसको प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन अगला चलते हैं कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कि फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी है? तो इसमें से आनुवांशिक बीमारी आपको बताना है कि कौन सा आनुवांशिक बीमारी है। तो क्या होगा? फेनिल कीटोन यूरिया, इसको फेनिल कीटोन में भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कोढ़ जो है आपको किससे होता है? आपको कोढ़ होता है आपको बैक्टीरिया से। मोतियाबिंद भी आंखों की ऐसे नॉर्मल बीमारी है। इसके अलावा कहा जाए कि हीमोफीलिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया, ये सब कैसी बीमारियां हैं? ये सारी आपको आनुवांशिक बीमारियां हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। तो डीएनए मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो बताइएगा। आपको केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इस प्रश्न में विवाद भी चला था कि इंडोन एसिटिक अम्ल, कई लोग इसको अलग, मतलब कि इसमें से क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे पादप हार्मोन है। शुरू में लोग कहे थे कि इंडोन एसिटिक अम्ल जो होगा ये पादप नहीं, ये भी पादप हार्मोन है, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक का भाग होता है, एक टाइप्स होता है। ठीक है। तो ये भी होगा, इंडो एसिटिक अम्ल भी पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन है, फ्लोरोजिन से ऑक्सीन हो जाएगा। इसके अलावा आपको आपने पढ़ा होगा कि फलों को पकाने के लिए इंसुलिन प्रयोग कर, फलों को पकाने के लिए जो एसिटिलीन प्रयोग करते हैं वो भी क्या होगा? सारा पादप हार्मोन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पादप वर्णक क्या है? पादप वर्णक क्या है? तो आपको ये क्या है? क्रोमोप्रोटीन है, यानी कि रंगों को प्रदान करता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं बोटुलिज्म क्या है? बोटुलिज्म क्या है कि जब खाना खाइएगा तो भोजन की विषाक्तता को हम लोग क्या कहते हैं? बोटुलिज्म कहते हैं। तो क्या होगा? भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलापन, मतलब कि इसको विषाक्तता कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक क्या है? मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो बनता है उसका बेस क्या है? मतलब किससे बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 51 नंबर कि हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी पदार्थ कौन सा है। तो हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी पदार्थ है जिसका नाम हो जाएगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षित रोग नहीं है, यानी कि खुद से डिफेंस करने वाला। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्जाइमर बीमारी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आता है एगार एगार प्राप्त होता है किससे? एगार एगार किससे प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। कहाँ नहीं देख पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का तो दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है, और इसके लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। वही दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से संदर्भित होता है। तो अनुवांशिकता आपको अनुवांशिकी यानी जेनेटिक से संदर्भित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि जिन डिब्बों में खाने पैक किए जाते हैं उन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, न कि जिंक का। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जिंक जो होता है, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? टीन की परत चढ़ाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचयन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का नहीं जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। मतलब कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। आपको उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन को जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अपचयन में क्या होता है? रिडक्शन कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इससे हटता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है आपको इस किससे निर्धारित होती है? बिंदु प्रति इंच से, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ट्रेकोमा रोग संबंधित है किससे? सबको पता है ट्रेकोमा आंखों की बीमारी है, तो किससे संबंधित है? आपको सी बीमारी है। आपको कमेंट करके बताना है कि मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी है, किस कहाँ पे होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का तीसरे नियम का प्रयोग करता है? तो जहाँ पे आयु का आंसर था इस हिसाब से तीरंदाजी भी करता है, आपको रॉकेट भी करता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर लिया गया था। इसके अलावा पृथ्वी पर जब चलिएगा तो उसमें भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है। इसके अलावा रॉकेट में भी समय संरक्षण का सिद्धांत और न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है। इसके अलावा धनुष से तीर छोड़िएगा तो आयोग इसको भी माना था। तो इसमें सारे तृतीय नियम न्यूटन के लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाव से उछलिएगा तब भी तृतीय नियम लगता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या है? तो जोड़े जाने वाला कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। करें फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित से किस गैस का प्रयोग करते हैं? सबको पता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। आपको किस गैस का प्रयोग करते हैं बताइएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एथिलीन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन है इसमें आपको किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होगी? तो में से किसी की नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। लीची का खाद्य भाग कौन सा है? सबको पता है लीची का क्या भाग खाते हैं हम लोग? एरिल खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना ये कैसी विसरण प्रक्रिया है? विसरण में क्या होता है? आपको विसरण में जो होता है कि इसमें क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में पानियों को जाना तो परासरण है, प से पानी, प से परासरण, ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस वगैरह का डिफ्यूजन कहा जाता है इसको। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम जीनोम का चलन कहते हैं, यानी कि जीनोम जंपिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्रायोफाइटा में बीजाणु जो होता है मृत्यु कोशिका होती है, कौन सी? आपको इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी द्विगुणित, अगुणित और त्रिगुणित भी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं हम लोग? उभयचर कहते हैं, वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल अगला क्या कह रहा है पढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िएगा इसको।
तो ईवीएस का प्रश्न है, इसको मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की जाती है। प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है। पौष्टिक रूप से अलबुगी क्या है? पौष्टिक रूप से अलबुगी को हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से क्या हो जाएगा, ये अनिवार्य परजीवी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर टॉप भी प्रश्न लगे घबराइएगा नहीं, क्योंकि साइंस का मैं सेक्शन ले लिया हूँ जो स्पेशल पेपर है 9th-10th का 6 to 8 का, इसीलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लिलिएसी में कुछ पौधों में क्या होता है, भूमिगत भाग होते हैं, ये करेक्ट है। उसमें मालवेशी में रेशा पौधे आते हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कंपोजिट में बड़े फूल और बीज वाले पौधे आते हैं, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप लोग बताइएगा। सोमोक्लोन क्या है? सोमोक्लोन क्या है? एक तरह का, इसमें से कुछ नहीं है, यानी कि एक उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो याद रखना कि क्या है, पॉलीसोम कहा जाता है इसको, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सक्रिय परिवहन है। सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं हम लोग? तो सक्रिय परिवहन क्या होता है कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत का पतला हो जाना, यानी कि समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई का कम होना। किसने पता लगाया था सब कुछ में? ओजोन वाला ईवीएस में बता चुका। मूंगफली का तेल प्राप्त किया जाता है किससे भाई? तो याद रखना अर्चिस हाइपोगिया से प्राप्त किया है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, उस घटक को हम लोग क्या कहते हैं? उस घटक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होने वाला है? चारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? सबको पता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मंडलीय वंशागति सिद्धांत पर आधारित है। मंडलीय वंशागति सिद्धांत मंडलीय होगा, मंडलीय नहीं होगा। आधारित किस पे? लैंगिक जनन पे। मटर के पौधे का इन्होंने प्रयोग किया था। इनको जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता हम लोग कहते हैं। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो आप सांस जल्दी जल्दी लीजिएगा, सांस फूलना कहते हैं इसको। उसके बाद से कह रहा है कि मनुष्य में कौन हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रित करता है? उस हार्मोन का नाम क्या है? तो नाम है पैराथायराइड। पैराथायराइड ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? तो ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, साइबेक्स हेमीप्टेरसम निम्नलिखित में से किस परजीवी द्वारा होता है? तो ये होता है आपको किसके द्वारा? परजीवी नहीं होगा, किस पर परजीवी द्वारा होता है? तो मनुष्य हो जाएगा, ऑप्शन बी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? तो इसमें से मानव रक्त पर्णकृमि कौन सा हो जाएगा आपको? सिस्टोसोमा मॉनसोनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इसका श्वसन अंग आपका होता है एलेंटाइस, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा आखिरी प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आखिरी नहीं अभी है। ऑपरीन के अनुसार पृथ्वी के आदिम पूर्वावस्था वातावरण में निम्नलिखित में क्या उपलब्ध नहीं था? तो ऑपरीन कहते हैं कि उस समय ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, तो ऑपरीन महोदय यही बात कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें ये रिपीट हो गया प्रश्न, यानी क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन नज़दीक की नहीं दिख पाती है। ठीक है, अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित होता है? अनुवांशिकी से। लग रहा है प्रश्न रिपीट होने लगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन डिब्बों में खान, तो ये भी प्रश्न आपको हो चुका है, यानी कि जिन डिब्बों में खान पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। तो जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रकृतिशील होता है, इसको अभी मैंने बताया। ठीक है, ये सारे प्रश्न हो चुके हैं, तो प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। इसी के साथ आपका सारा सेशन समाप्त हो गया साइंस का भी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा, अधिक से अधिक लाइक करेगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।